बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस। इसका लेक्चर 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री पे था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेक्चर 2 जो कि इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग पे था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और लेक्चर 3 हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो लेक्चर में, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 पाकिस्तान। इसका पार्ट 1 भी हमने कवर कर लिया है जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी लेक्चर 3 को कंटिन्यू करेंगे जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। और ये जो आज हम वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं ये पार्ट 2 है लेक्चर 3 मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये लेक्चर 3 कवर हो जाएगी और लेक्चर 3 के साथ साथ आप लोगों का ये यूनिट जो है वो फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों के यूनिट 1 का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों का यूनिट 1 जो है वो फुली कवर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का बताया था। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के आने से पहले जो लुनेटिक एक्ट काम कर रही थी, लुनेटिक एक्ट के जो कवानीन थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। और फिर मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 के आने के बाद कौन कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आई मेंटली डिसऑर्डर्ड लोगों के लिए, वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और दूसरी बात ये कि कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस की थी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स के इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों के कोर्स के मुताबिक, आप लोगों की जो क्राइटेरिया है इसके मुताबिक इसके सारे हम चैप्टर्स नहीं डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर्स यहाँ पे आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो इन स्लाइड्स में दी गई है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन थोड़ी बहुत डिटेल से इस वीडियो लेक्चर में इन स्लाइड्स में दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, लिखा है असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, यानी असेसमेंट और ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी कवानीन बनाई गई। तो जो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि असेसमेंट के लिए जो एडमिशन की जाती हैं, ट्रीटमेंट के लिए जो एडमिशन की जाती हैं, अर्जेंट होल्डिंग के लिए जो एडमिशन की जाती हैं और इमरजेंसी एडमिशन के लिए जो होल्डिंग की जाती हैं, तो उन सब का मैंने आप लोगों को बताया था। इनको थोड़ा डिटेल से दोबारा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है चैप्टर 3 के अंदर के केयर इन कम्युनिटी। चैप्टर 3 का जो सेक्शन 7 है उसमें कम्युनिटी के अंदर इन लोगों को केयर प्रोवाइड करने, इनका ख्याल करने, इस बारे में बताया गया था। इसका जो सेक्शन 8 था, सेक्शन 8 में केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस, जो ख़ुद से इनका कोई इनफॉर्मली इनकी ट्रीटमेंट करना या अपनी मर्ज़ी से इनकी ट्रीटमेंट करना, उसके बारे में जो बातें बताई गई थी वो सेक्शन 8 में बताई गई थी। असेसमेंट के लिए जो एडमिशन का जिक्र था वो सेक्शन 10 में था, और ट्रीटमेंट के लिए जो एडमिशन के कवानीन थे वो सेक्शन 11 में थे। और अर्जेंसी के वक्त कोई जो है अर्जेंटली अगर उसको रखना हो, अगर सेक्शन 10 के अगर कुछ मामलात जो है वो जल्दी से पूरा नहीं हो पाते हैं, उसमें थोड़ा डिले होता है, तो अर्जेंटली होल्ड करने के लिए पेशेंट को, उसके बारे में सेक्शन 12 में बताया गया था। और जो इमरजेंसी होल्डिंग है कि जिस वक्त पेशेंट ख़ुद जो है वो लीव करना चाहता हो लेकिन उसका लीव करना उसके लिए नुकसानदेह हो और दूसरों के लिए नुकसानदेह हो, उसकी सेहत के लिए अगर ठीक ना हो, तो उस टाइम उसको इमरजेंसीली होल्ड किया जा सकता है। उसके बारे में बातें जो है वो सेक्शन 13 में हुई थी। तो ये सेक्शंस आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। MCQs में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ का जिक्र था। अब देखें कि जो केयर इन द कम्युनिटी है सेक्शन 7 में, जो इन लोगों की कम्युनिटी के अंदर केयर के बारे में बात की गई थी, उसमें कहा गया था प्रोविजन ऑफ गाइडेंस, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन आफ्टर केयर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन द कम्युनिटी, फैमिली, होम, वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इसमें ये बात की गई कि इनको गाइडेंस की फराहमी हो, इनको गाइड किया जाए कम्युनिटी के अंदर, इनको एजुकेट किया जाए, काउंसलिंग इनकी की जाए, और अगर इनकी केयर हो, इनको केयर प्रोवाइड किया जाए तो उसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। रिहेबिलिटेशन इन अ सेंस के एक मेंटली डिसऑर्डर बंदा अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो उस ट्रीटमेंट के दौरान, उस ट्रीटमेंट से पहले जो कुछ उसने सफ़र किया होता है उसकी वजह से वो अपनी कम्युनिटी में उसके जो रोल्स होते हैं उनसे वो दूर हो जाता है। तो अभी कम्युनिटी में उसको दोबारा रिहेबिलिटेशन करानी है, उसके जितने भी रोल्स थे वो दोबारा हमने क्या करना है, बहाल करना है।
इसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स कम्युनिटी में कि उनको दोबारा जो है कोई इस तरह के स्ट्रेसेस जो है उनका सामना ना करना पड़े जिनकी वजह से उसको उसकी मेंटल हेल्थ को नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर उसके जो फैमिली है, उसके होम है, उसके घर के अंदर उसके जो वर्क प्लेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर उसका ताल्लुक़ है, तो उन सब में उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। ये बातें सेक्शन 7 में की गई थी, चैप्टर 3 के सेक्शन 7 में। इसके बाद जो चैप्टर 3 का सेक्शन 8 था उसमें उनकी केयर और ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई कि अपनी मर्ज़ी से इनफॉर्मली वॉलंटरी बेसिस पे उनकी कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जा सकती। कहा गया कि पेशेंट कम्स हिमसेल्फ और इज़ ब्रॉट बाय रिलेटिव और रिफर्ड बाय ए मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर साइकियाट्रिक असेसमेंट। मेंटली जो इल लोग होते हैं या तो वो ख़ुद आए अपने ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उनके रिलेटिव्स उनको लेके आए, या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो साइकियाट्रिक असेसमेंट के बाद उनको रिफ़र करे, तो तब जाके हम उनकी ट्रीटमेंट, उनकी असेसमेंट हम कर सकते हैं। इज़ एग्जामिन बाय साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर, और जब वो आए तो उसकी एग्जामिनेशन एक साइकियाट्रिक या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर ही को करना चाहिए। ट्रीटेड ऑन आउट पेशेंट बेसिस और अदरवाइज, एक तो ये कि आउट पेशेंट बेसिस पे उसको कम्युनिटी में रख के उसको जो है वहाँ पे रोकने के बजाय उसके अगर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की जाए तो वो बेहतर है। और अगर इसके अलावा भी कोई उसके लिए अगर कोई फ़ैसला किया जा रहा हो तो उसके लिए भी बहुत सारे कवानीन थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं और अभी भी डिस्कस करेंगे। मे बी डिस्चार्ज ऑन विड्रॉवल ऑफ हिज कंसेंट, और अगर अपना कंसेंट जो उसने दिया हुआ था असेसमेंट के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर उसको वो विड्रॉ करे किसी भी टाइम तो वो विड्रॉ कर सकता है, उसे डिस्चार्ज होने की इजाज़त है। रिस्ट्रेन डिटेंशन फॉर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, अब उसकी जो सेक्शन 10 के अंदर जो उसके असेसमेंट के लिए उसको डिटेंशन करने, वहाँ पे रोकने के लिए, उसके असेसमेंट के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बातें की गई थी। तो एडमिशन फॉर असेसमेंट सेक्शन 10 में इसकी बात की गई थी कि अगर उसको वहाँ पे रोका जाए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर असेसमेंट के लिए तो उसके क्या कवानीन होंगे। फिर सेक्शन 11 में ट्रीटमेंट के लिए अगर रोका जाए तो उसके क्या रूल्स होंगे। फिर सेक्शन 12 में अगर अर्जेंट एडमिशन करनी हो असेसमेंट के लिए तो उसके क्या रूल्स होंगे। और फिर सेक्शन 13 में इमरजेंसी होल्डिंग अगर करानी हो तो उसके क्या रूल्स होंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो जो सेक्शन 10 था उसमें असेसमेंट के लिए जो एडमिशन की जाती हैं इन पेशेंट्स की, उसके बारे में कहा गया कि ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन, यानी किस बेसिस पे हम पेशेंट को रोक सकते हैं असेसमेंट के लिए, उसके बेसिस क्या होंगे, उसके ग्राउंड्स क्या होंगे। तो लिखा है पेशेंट्स ओन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्शन ऑफ अदर पर्सन, या हम पेशेंट के ओन इंटरेस्ट के लिए, पेशेंट ओन इंटरेस्ट यानी अगर उस पेशेंट के लिए बेहतरी है उसमें, वहाँ पे उसकी असेसमेंट से उस पेशेंट को फ़ायदा है, उसके हेल्थ के लिए ज़रूरी है या फिर दूसरे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर उस टाइम हम उसको डिटेंशन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर असेसमेंट के लिए। केयर एंड ट्रीटमेंट इन कम्युनिटी ऑन एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी बेसिस इज़ नॉट पॉसिबल, उसकी केयर, उसकी ट्रीटमेंट हम कम्युनिटी में जाके इनफॉर्मल बेसिस पे या फिर वॉलंटरी बेसिस पे अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल रिकमेंडेशन उसकी हमें चाहिए होगी। एक पेशेंट को हम असेसमेंट के लिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर उस वक्त तक नहीं रोक सकते जब तक कि 2 साइकियाट्रिस्ट जो है वो रिकमेंड ना करे या फिर 2 मेडिकल ऑफिसर्स रिकमेंड ना करें। 2 मेडिकल ऑफिसर्स और 2 साइकियाट्रिस्ट की अगर रिकमेंडेशन हो तब जाके हम असेसमेंट के लिए एक पेशेंट को रोक सकते हैं मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर। पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होगा, कितने वक्त तक हम उसे रोक सकते हैं, मैक्सिमम 28 डेज़ के लिए, असेसमेंट के लिए मैक्सिमम 28 डेज़ बताई गई थी। राइट ऑफ अपील टू द कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली वंस विद इन 14 डेज़। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट ऑफ अपील की बात आ गई कि पेशेंट को ये हक़ है, ये राइट हासिल है कि वो अपील कर सकता है। अपील किसे कहते हैं? अपील कहते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना कोई केस जो है किसी लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाल देते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपके ख़िलाफ़ आपको यकीन होता है कि फ़ैसला मेरे हक़ में होगा, लेकिन फिर जो है खुदा न खास्ता अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं और फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फ़ैसला जो है आप मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए आप क्या करते हैं, हाई कोर्ट से रुजू करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है जो कि गलत फ़ैसला है, तो आप जो है इसको दोबारा देखें और इसको रिव्यू करें। इस तरह आप हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि
मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो बनाई जाती हैं। वही मेंटल हेल्थ अथॉरिटी सारे चीज़ों को देखती हैं, उनके लिए फ़ैसला करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इन 28 दिनों के अंदर पेशेंट को कोई मसला आता है और जो हेल्थ अथॉरिटी के जो फ़ैसले हैं, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के जो फ़ैसले हैं, अगर वो उसको ठीक नहीं लगते, अपने हक़ में बेहतर नहीं लगते, तो फिर वो अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन से, जो कि एक हाई लेवल की कोर्ट होती हैं, जो कि मेंटली डिसऑर्डर्ड लोगों के लिए बनी होती हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इनसे वो रुजू कर सकते हैं, लेकिन 14 दिनों में एक दफ़ा कर सकते हैं, उनको इजाज़त होगी। 14 डेज़ में एक दफ़ा उनको ये राइट ऑफ अपील की इजाज़त होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन 11 में जो ट्रीटमेंट के लिए एडमिशन की बात की गई थी, उसके लिए ग्राउंड क्या है, उसके लिए क्या बेसिस है, कौन कौन से बेसिस पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए डिटेंशन कर सकते हैं। तो लिखा है नीड ऑफ ट्रीटमेंट इन साइकियाट्रिक फैसिलिटी इन पेशेंट्स ओन इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स। वही बात, या तो पेशेंट के खुद के फ़ायदे के लिए या दूसरों को नुकसान होने से बचाने के लिए हम उसको रख सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल रिकमेंडेशन अगर हो, 2 मेडिकल ऑफिसर्स की रिकमेंडेशन हो, जिनमें से एक जो है वो अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट हो, तो तब जाके हम उसको डिटेंशन कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होगा? 6 मंथ होगा, 6 मंथ मैक्सिमम टाइम, लेकिन रिन्यूएबल फॉर ए फर्दर 6 मंथ, देन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एज मेनी टाइम्स रिक्वायर्ड। कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम रिक्वायर होती है, 6 महीनों तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो चुका होता है, तो साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं कि मज़ीद 6 महीने या फिर 1 साल तक जो है इसको रखा जाए ट्रीटमेंट के लिए, तो उस वक्त रखा जा सकता है। राइट ऑफ अपील, इस दौरान कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई उसको अपील करनी हो तो उसको राइट ऑफ अपील जो है वो एक ही दफ़ा इनमें, यानी जो ईच पीरियड ऑफ डिटेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ है, तो फर्स्ट 6 मंथ जो है उसके लिए उसमें वो एक दफ़ा 6 महीनों में एक दफ़ा अपील कर सकता है। और फिर 1 साल के लिए अगर रखा जाए तो दूसरे 6 महीनों में, यानी साल के अंदर 2 दफ़ा वो अपील कर सकता है। अर्जेंट एडमिशन फॉर असेसमेंट, सेक्शन 12 के अंदर यही बात की गई थी कि अर्जेंट एडमिशन अगर करनी हो असेसमेंट के लिए तो उस टाइम क्या किया जाए, उसके लिए ग्राउंड्स, उसके लिए बेसिस क्या होंगे। अर्जेंट नेसेसिटी फॉर डिटेंशन एंड द फैक्ट दैट प्रोसीजर्स अंडर सेक्शन 11 विल इनवाइट अनडिज़ायरेबल डिले। अगर सेक्शन 11 के प्रोसीजर्स में ना चाहते हुए कोई डिले आ जाती हैं, कोई जो है उसमें कमी होती है, तो उस टाइम हम पेशेंट को असेसमेंट के लिए अर्जेंट एडमिशन दे सकते हैं। यही बात थी सेक्शन 12 में, और कहा गया था कि इसके लिए भी मेडिकल रिकमेंडेशन चाहिए होती हैं, एक अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट की या फिर उसके नॉमिनेट किया हुआ कोई मेडिकल ऑफिसर हो तो उसकी रिकमेंडेशन लाजमी होती हैं। यहाँ पे अर्जेंट एडमिशन के लिए जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होती है वो 72 आवर्स होती है। 72 आवर्स तक हम उसको असेसमेंट में रख सकते हैं अर्जेंटली। और यहाँ पे कोई राइट ऑफ अपील जो है उसकी कोई इजाज़त नहीं होती, यानी 72 आवर्स कितने ही टाइम होता है, सिर्फ कुछ वक्त होता है, तो उसके लिए कोई राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं चाहिए होती है। इमरजेंसी होल्डिंग को देख ले, सेक्शन 13 में यही बात की गई थी कि इमरजेंसी होल्डिंग जो है वो किस बेस पे की जाए, उसके लिए ग्राउंड क्या होगी। नेसेसिटी टू होल्ड एन एडमिटेड पेशेंट फॉर सेफ्टी ऑफ हिज हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर एंड इज़ नॉट practicable to furnish medical recommendation to in charge of the psychiatric facility or his nominated medical officer। अब देखिए स्टूडेंट्स के अगर एक पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है और अब वो विड्रा करना चाहता है, अपना कंसर्न जो है विड्रा करना चाहता है, वो अपना ट्रीटमेंट मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करना नहीं चाहता और घर जाना चाहता है, चला जाना चाहता है वहाँ से, तो फिर उस टाइम अगर ऐसा हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे रिकमेंड करने वाला कोई साइकियाट्रिक जो है बंदा, कोई नॉमिनेटेड एमओ या फिर साइकियाट्रिक वाला बंदा ख़ुद अगर मौजूद नहीं है, तो उस टाइम उसको हम इस तरह जाने नहीं दे सकते। उसको हम ये देख के कि अगर उसको ख़ुद उसका फ़ायदा है वहाँ पे रुकना और दूसरों को नुकसान से हम बचा सकते हैं उसको वहाँ पे रोक के, तो इस टाइम हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। और इसके लिए फिर हम
मेडिकल रिकमेंडेशन किसी एमओ की लेंगे, साइकियाट्रिक फैसिलिटी के अंदर कोई भी एमओ हो तो उसकी हम मेडिकल रिकमेंडेशन लेंगे और इसकी टाइम जो है वो 24 हावर्स होगी। 24 हावर्स से ज़्यादा वक्त तक हम इमरजेंसी होल्डिंग नहीं कर सकते। हम इन 24 हावर्स के अंदर अंदर कोई जो है एक सही स्टैंडिंग वाला साइकियाट्रिस्ट बुलाएंगे और उनसे फिर रिकमेंडेशन लेंगे। फिर वो जिस तरीके से आगे इसके लिए फ़ैसला करे वही फ़ैसला फिर जो है वो फॉलो किया जाएगा। राइट ऑफ अपील इसमें भी नहीं है क्योंकि बहुत कम वक्त होता है, शॉर्ट पीरियड होती है 24 आवर्स, तो इसमें इसलिए कोई अपील नहीं चाहिए होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ डिटेंशन, यानी डिटेंशन के टाइप में अगर एडमिशन के लिए असेसमेंट के लिए आप एडमिशन दे रहे हो, पेशेंट को एडमिट कर रहे हो, तो उसमें मेडिकल रिकमेंडेशन दो लोगों की चाहिए होती हैं, 2 ऑफिसर्स की, जिसमें एक जो है वो साइकियाट्रिस्ट हो, और पीरियड ऑफ स्टे जो है 28 डेज़ होंगे। और इसमें राइट ऑफ अपील जो है इनको इजाज़त है कि अपने लिए ये अपील कर सकते हैं कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन से। ट्रीटमेंट के लिए जो एडमिशन की जाती है उसमें भी 2 मेडिकल ऑफिसर जो है उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, जिनमें से एक जो है वो साइकियाट्रिस्ट हो। और 6 मंथ जो है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है ट्रीटमेंट के लिए। 6 मंथ तक हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन ये रिन्यूएबल है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं 1 साल तक। और इसमें भी राइट ऑफ अपील की इजाज़त होती है, अगर कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन से अपील करना चाहे तो कर सकते हैं। अर्जेंट एडमिशन जो होती है उसमें रिकमेंडेशन सिर्फ कोई किसी एक साइकियाट्रिस्ट की चाहिए होती हैं। 72 आवर्स इसकी टाइम पीरियड होती हैं और इसमें कोई राइट ऑफ अपील नहीं होती। इमरजेंसी होल्डिंग में भी एक ही साइकियाट्रिस्ट की रिकमेंडेशन या फिर मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। 24 आवर्स इसकी टाइम पीरियड होती है और इसमें भी कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, MCQs में आपसे पूछी जा सकती हैं। चैप्टर 5 भी हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन कुछ डिटेल से यहाँ पे दिया गया है कि पेशेंट के लीव और उसके डिस्चार्ज के लिए कौन कौन से मेजर्स जो है वो किए जा सकते हैं इस कानून के तहत। तो लिखा है, ए रिलेटिव कैन अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ लीव फ्रॉम साइकियाट्रिक फैसिलिटी ऑफ एन एडमिटेड पेशेंट टू साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज ऑन सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग। कोई रिलेटिव अगर लीव लेना चाहे साइकियाट्रिक फैसिलिटी से एक एडमिटेड पेशेंट के लिए, तो फिर वो अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट कर सकता है। जो इंचार्ज होता है साइकियाट्रिस्ट, जो इंचार्ज साइकियाट्रिस्ट होता है, उसके सामने वो अंडरटेकिंग वाला एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें। और अंडरटेकिंग में ये हो कि इस पेशेंट का मैं सही तरीके से केयर करूँगा, इस पेशेंट को कोई इंजरी, ना तो इसको ख़ुद को कोई इंजरी पहुंचाने दूंगा, ना इससे किसी दूसरे को इंजरी पहुंचाने दूंगा, उसके लिए ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और फिर अगर लीव जितना लीव मिला है वो लीव ख़त्म हो जाए तो मैं ख़ुद इसको लेके दोबारा यहाँ पे आऊँगा। इस तरह अंडरटेकिंग अगर वो बंदा लेता है रिलेटिव, तो फिर ही उसकी एप्लीकेशन मानी जाती हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 के अंदर इसका जो सेक्शन 21 है उसमें डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के बारे में बताया गया कि साइकियाट्रिस्ट इन चार्ज ऑफ द ट्रीटमेंट में ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एट एनी टाइम बी डीम्ड इट अप्रोप्रिएट। जो साइकियाट्रिक इंचार्ज होता है ट्रीटमेंट का, वो जिस वक्त चाहे, अगर उसको लगे कि अभी जो है पेशेंट के लिए अच्छा है, अप्रोप्रिएट है कि उसकी डिस्चार्ज हो जाए, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन 22 में बताया गया कि कोई भी पेशेंट अगर उसको लगे कि वो रिकवर्ड हो चुका है तो वो मजिस्ट्रेट के लिए अप्लाई करेगा कि मुझे जो है वो डिस्चार्ज किया जाए। और फिर मजिस्ट्रेट जो है, जो नेसेसरी इंक्वायरी है वो इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद उसके डिस्चार्ज के लिए मजिस्ट्रेट से अगर ऑर्डर आएगा तो फिर वो मानी जाएगी। सेक्शन 23 में कहा गया कि अगर एक बंदा जो है उसको असेसमेंट के लिए उसकी एडमिशन की जाती है, एडमिट किया जाता है, और वो मेंटली डिसऑर्डर ना हो, उसको असेस किया जाए और उसमें कोई मेंटली इलनेस, मेंटली इम्पेयरमेंट कुछ ना हो, और वो इस काबिल हो कि अपने काम वो ख़ुद कर सकता हो, अपने मामलात ख़ुद मैनेज कर सकता हो, तो उसको साइकियाट्रिक फैसिलिटी से डिस्चार्ज करना चाहिए, उस टाइम उसको डिस्चार्ज किया जाए। सेक्शन 25 में कहा गया कि जो रिलेटिव एप्लीकेशन देते हैं किसी पेशेंट की, एडमिटेड पेशेंट की वो डिस्चार्ज के लिए, तो सेक्शन 10 और 11 के तहत ये रिलेटिव जो है इसने मजिस्ट्रेट तक अप्लाई करनी होगी अपने इस पेशेंट के डिस्चार्ज के लिए। और मजिस्ट्रेट जो है वो आके फिर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, इंचार्ज ऑफ द ट्रीटमेंट जो होते हैं, उनसे कंसल्टेशन करेंगे, मशवरा करेंगे, और मशवरा करने के बाद या तो मजिस्ट्रेट इनकी एप्लीकेशन अलाउ कर सकती है या फिर उसको डिसमिस भी कर सकती हैं।
सेक्शन 19 में कहा गया मेंटली डिसऑर्डर पर्सन फाउंड इन द पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो उनके बारे में कहा गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस स्टेशन का ऑफिसर देख ले कि किसी पब्लिक प्लेस में एक बंदा है जो कि उसका कोई काम देख के इस ऑफिसर को ये यकीन हो जाए कि ये मेंटली डिसऑर्डर्ड बंदा है और इसको इमीडिएट नीड ऑफ केयर है, इसको कंट्रोल करने की, इसको केयर प्रोवाइड करने की इमीडिएट ज़रूरत है, तो वो ऑफिसर जो है वो इसके इंटरेस्ट में सोच के, इस पर्सन को अगर फ़ायदा है या फिर दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए सोचते हुए कि इससे दूसरों को ख़तरा हो सकता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोचते हुए ये वहाँ से उस प्लेस ऑफ सेफ्टी तक उसको ले जा सकता है, उसको उस जगह से रिमूव करके प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जा सकता है। और वो प्लेस ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक गवर्नमेंट रन फैसिलिटी ही हो सकती है, कोई गवर्नमेंट रन हेल्थ फैसिलिटी ही हो सकती है, किसी गवर्नमेंट रन हेल्थ फैसिलिटी में ही लेके जा सकता है। और इसके अलावा उसका अगर कोई रिलेटिव ये चाहे कि टेम्पररी वो इस पेशेंट को रिसीव करे, तो उस रिलेटिव को भी, उसके अगर विलिंग हो रिलेटिव की, तो उसके सपोर्ट भी कर सकता है। A person removed to a public place of safety under this section may be detained there of period not exceeding 72 hours, purpose of enabling him to be examined by psychiatrist or his nominated medical officer and for making a necessary arrangement for his treatment or care। यानी वही बात है जो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जो अब इसको जो प्लेस ऑफ सेफ्टी में ले जाया गया है, तो वहाँ पे भी इसको 72 आवर्स से ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रखा जाएगा। विद इन 72 आवर्स इसकी असेसमेंट की जाएगी, इसकी एग्जामिनेशन की जाएगी किसी साइकियाट्रिस्ट के थ्रू, और फिर उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो है इन्हीं 72 घंटों के अंदर किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 7 में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड, इसीलिए इन स्लाइड्स में दिया गया है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, यानी जो मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग होते हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो भी ह्यूमन है, वो भी इंसान है, उनके भी हुकूक है, तो उनके हुकूक की प्रोटेक्शन के लिए बातें जो है वो चैप्टर 7 के अंदर की गई थी। ये बात आपने याद रखनी है। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन राइट्स थे मेंटली डिसऑर्डर्ड लोगों के, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात जो है वो किस चैप्टर के अंदर की गई थी, तो चैप्टर 7 के अंदर की गई थी। इसमें कहा गया था केसेस ऑफ अटेम्प्ट सुसाइड, अगर किसी पेशेंट को देखा गया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है और वो बच गया है, फिर किसी ने उसे बचाया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सच पर्सन शुड बी असेस्ड बाय अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट एंड इफ़ फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर शुड बी ट्रीटेड। ऐसे बंदे को एक सही किस्म का एक साइकियाट्रिस्ट जो है उसने उसको असेस करना है। असेसमेंट के बाद अगर पता चला कि उसको मेंटल डिसऑर्डर है, तो फिर उसको इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मींस के उस पेशेंट की जो प्राइवेसी होती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, किसी के सामने उसकी प्राइवेसी लीक ना की जाए। नो पेशेंट शैल बी पब्लिसाइज्ड और नॉट हिज आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक थ्रू प्रेस और मीडिया अनलेस सच पर्सन चूजेस टू पब्लिसाइज हिज ओन कंडीशन। किसी भी मेंटली डिसऑर्डर पर्सन की जो कंडीशन है वो पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी उसकी आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाहिए किसी भी प्रेस या किसी भी मीडिया के थ्रू। हाँ, अगर वो ख़ुद इंसान जो है ये चाहता है कि मेरा ये कंडीशन लोगों के सामने ले आया जाए ताकि दूसरे लोग जो है वो ऐसे काम करने से बच सके, ऐसे हालात से बच सके जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर होती है, इस तरह अगर कोई बंदा चाहे, ख़ुद से चाहे, तो वो पब्लिसाइज़ कर सकता है, लेकिन किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को ये इजाज़त नहीं कि वो इस तरह किसी की आइडेंटिटी को पब्लिसाइज करें, डिस्क्लोज करें। इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में चैप्टर 7 के अंदर भी बताया गया, कहा गया कि बिफोर कमेंसिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन टू द पेशेंट, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर पेशेंट माइनर है, माइनर मीन्स कि अगर वो बिल्कुल उसको मेंटली इम्पेयरमेंट है, वो समझ नहीं रहा, या फिर अगर वो 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए उसके रिलेटिव, उसके गार्डियन जो कि उसके नियरेस्ट हो वो, और अगर पेशेंट ख़ुद जो है वो माइनर नहीं है और उसको समझ है चीज़ों की, तो अपने लिए वो ख़ुद जो है कंसेंट ज़रूर दे। वेयर द कंसेंट ऑफ ए पेशेंट ऑफ
any form of investigation or treatment has been given by the patient, or if the patient is minor, his nearest relative or guardian is a case may withdraw his consent writing at any time before completion of the treatment. कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई पेशेंट जो है उसकी जो भी ट्रीटमेंट की जा रही हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी असेसमेंट की जा रही हो, तो पहले उससे कंसेंट लेना चाहिए। अगर पेशेंट माइनर है तो उसके गार्डियन से कंसेंट लेना चाहिए, और पेशेंट को इस बात की भी इजाज़त है कि किसी भी टाइम वो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ट्रीटमेंट के कंप्लीशन से पहले भी वो अपना जब चाहे कंसेंट विड्रॉ कर सकता है और उसका ट्रीटमेंट फिर उस टाइम रोक दिया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का जो यूनिट 1 है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस का। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स है जिसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्री, इंट्रोडक्शन टू साइकियाट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 पाकिस्तान। तो इसके साथ आप लोगों का यूनिट 1 जो है वो फुली कवर्ड हो चुका है। अब हम इसके बाद यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको पढ़ना आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फ़ैसला किया है कि इसके बाद यूनिट 7 स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों का कोई और कोर्स जो है मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।